हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत कम समय बचा है, 17 जुलाई को नीट एग्जाम है। 7-8 दिन का टाइम, 8-10 दिन का टाइम बचा हुआ है। मैंने सोचा फटाफट 5 से 7 मिनट में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में नीट एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें पहली चीज है बबलिंग एरर्स। तो बबलिंग एरर्स में ये है कि जो एरर होती है वो ये होती है कि एक तरफ तो क्वेश्चन पेपर होता है, दूसरी तरफ ओएमआर शीट होती है। ये दो चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, ओएमआर शीट यहाँ पे। अब क्वेश्चन पेपर से ओएमआर शीट ट्रांजिशन में वहां गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अटेंशन स्लिप हो जाती है कभी कभी, और अटेंशन अगर स्लिप हो गई तो फिर वो आप रॉन्ग आंसर्स उसमें फिल कर देंगे। तो क्वेश्चन पेपर में सपोज 1 2 3 4 5, उसमें तीसरा क्वेश्चन आपने स्किप किया हुआ है। पहला दूसरा, पहले का आंसर डी, दूसरे का आंसर बी, तीसरे का आंसर सी, तीसरा तो स्किप किया, चौथे का आंसर सी और पांचवे का आंसर ए। इस टाइप से है। जब आप फिल करेंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर से ओएमआर शीट में जाते हैं, तो ये माइंड से स्लिप हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 3 स्किप है, तो आप 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में उसमें फिल कर देंगे। तो वो ध्यान रखें थोड़ा कि स्किप्ड क्वेश्चन ओएमआर शीट में फिल करते समय उसको बार बार मेंटली रिवाइज करें कि तीसरा स्किप करना है, तीसरा स्किप करना है, तीसरा स्किप करना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहे हैं तो एक तो सबसे पहली बात ये। दूसरा, एक थंब इंप्रेशन से रिलेटेड पॉइंट है। एक स्टूडेंट ने मुझे आके ये बताया कि सर वो नीट एग्जाम में क्या करते हैं कि थंब इंप्रेशन लेते हैं और वही थंब ओएमआर शीट पे लग गया और बबल फिल हो गया। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि थंब इंप्रेशन वगैरह दे रहे हैं तो उस थंब को ओएमआर शीट पे टच मत कर दीजिए। और तीसरी चीज है रोल नंबर से रिलेटेड। अब ये बच्चों ने की है गलती, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए सपोज कोई अनअकैडमी में बच्चा पढ़ रहा है पिछले 2 साल से, 2020 में उसने एडमिशन लिया, उसका रोल नंबर है 2020 435 435। तो वो क्या करेंगे कि इतनी बार उसने मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, बार बार अपना अनअकैडमी का रोल नंबर उसने फिल किया होगा, तो एग्जाम हॉल में भी पता चला अनअकैडमी वाला रोल नंबर फिल कर दिया। तो एक ये भी बात ध्यान रखें, बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं, तो अपन समझते हैं नहीं यार ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका तो करना ही है एग्जाम में। तो इस ईगो अटेम्प्ट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े, खासतौर से फिजिक्स के केस में। हमेशा क्वेश्चन ऐसा किसी भी टॉपिक से सेट किया जा सकता है कि वो काफी टफ हो और उसमें कैलकुलेशंस लेंदी हो, या फिर उसने थोड़ा कैलकुलस का ज्यादा यूज किया हो, इंटीग्रेशन वगैरह का, और इंटीग्रेशन के बाद जब आप लिमिट्स वगैरह पुट करके आए तो उसमें पता चला अंडर रूट में डिफिकल्ट क्वांटिटीज आ रही हैं, ई पे पावर आ रही है, कुछ लॉग के अंदर आ रहा है कि जो कि पहले से नहीं देखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन से स्किप कर जाइए। बाद में आपके पास टाइम होगा, फिर से रिविजिट कर लेना और उसके बाद लास्ट में हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ईगो अटेम्प्ट के चक्कर में आप मत पड़े कि अब मुझे बहुत अच्छा आता है तो मुझे करना ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ने के बाद आइडिया लग जाएगा कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो उसे स्किप कर दीजिए, फर्स्ट गो में स्किप कर दीजिए, जब दूसरी बार पेपर पे आए तब हम उसको कर सकते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन यूजुअली 5 से 6 मिनट वो लेगा, और एग्जामिनर्स ऐसी ट्रिक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा 4 से 5 मिनट में, लेकिन वो हमें इनिशियल जब हम कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय नहीं करना है, हमें उसे बाद के लिए रिजर्व करना है। हम उसे कर उसको भी देंगे लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि शुरू में हम फंस जाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अपना थोड़ा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा उस केस में, और फिर जल्दी जल्दी बाजी करने लगेंगे कि अरे पिछले क्वेश्चन में 5 मिनट लग गया है, अब मुझे टाइम बचाना है। तो वो उस सेंस ऑफ हरी से बचने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसे बाद में करना है। और अपनी स्मार्टनेस, अपनी इंटेलिजेंस ये है कि उसको हम पहचान के स्किप कर दें। नेक्स्ट है कुछ कि देयर आर सम वर्ड्स लाइक इनकरेक्ट, करेक्ट, एक्सेप्ट। इसको जरूर अंडरलाइन करें। क्वेश्चन पढ़ें, अगर वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट अंडरलाइन कर लें। वो आंसर मत करें जो आपको आता है। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं इस बात को आपको। सपोज ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सवाल उसने ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। पहला पढ़ा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ने बहुत बार क्लास में पढ़ाया है, बहुत से सवाल किए हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, कि वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने ऑप्शन ये पढ़ा, टिक कर दिया कि ये बात तो सही है भी सही, लेकिन उसने पूछा हुआ है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट का मतलब है इसमें 3 बातें सही हैं, एक बात गलत होगी, तो वो आप ध्यान से वो चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है,
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, पढ़ेंगे आप लोग, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, थोड़ा सा डाउट आ गया मन में। चौथी बात पढ़ते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बात सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, सो सी गलत है इसमें। मेरा मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको हाईलाइट, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं आपको ये बता सकूं कि इनकरेक्ट, करेक्ट, एक्सेप्ट, देखिए इसमें इनकरेक्ट भी आ रहा है और एक्सेप्ट भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं, तो वो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। हाँ जी, क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हैं कि इसको चलो बाद में रिविजिट करेंगे, उसको ऊपर पेपर के टॉप पे वहां पे लिख दीजिए। सपोज आप पहले पेज में हैं, आपने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा है, लिख दीजिए 3। आप आगे कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने 150 क्वेश्चन नंबर 150 छोड़ा, तो जहां पे जिस पेज पे 150 है उसके टॉप पे लिख दिए कि 150, इसको बाद में रिविजिट करना है। मतलब जो क्वेश्चन आप सेकंड गो में करेंगे उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको ढूंढेंगे कि है कहां पे। तो एक तरीका ही हो सकता है, उसे टॉप पे लिख दें। नेक्स्ट इज, बच्चों ने एक ये सवाल मैं बहुत समय से सुन रहा हूं, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर वो फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करें, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करें, बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करें। और वो फिजिक्स का टीचर होगा तो बोलेगा नहीं फिजिक्स अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री वाला टीचर कहेगा केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, बायोलॉजी वाला पूछे वो बायोलॉजी वाले टीचर्स बोलेंगे कि बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने कहा मैं फिजिक्स का ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं बोलूंगा फिजिक्स अटेम्प्ट करो, लेकिन ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया जाए, किसमें कितना टाइम देना चाहिए, ये पूरी चीज डेटा ड्रिवन है। ये मैं पिछले 15 साल से जितने भी नीट एस्पिरेंट से मिला हूं और जिन्होंने टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर किया है, जिन्होंने टॉप रैंक्स हासिल किए हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैं हर साल बच्चों से पूछता हूं कि जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक लाते हैं कि आप पहले क्या अटेम्प्ट करते हो और उस सेक्शन में आप कितना टाइम देते हो। तो ये किसी टीचर से नहीं है, डेटा ड्रिवन है, बच्चों ने ही बताया है जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है नीट एग्जाम में कि, और जो बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। उन्होंने ये बताया कि सर जो टॉप रैंकर्स हैं वो ये बताते हैं कि सर हम सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, और बायोलॉजी में टाइम भी उन्होंने बताया कितना टाइम वो लेते हैं। अभी थोड़े से क्वेश्चन, ये पहले वो बताते थे कि 35 मिनट्स लगता है जब 180 सवाल आते थे, अब सवाल आपके पास चॉइस हो गई है, 200 सवाल आएंगे तो मैं 5 मिनट उसका मैंने ऐड कर दिया। पहले 35 होता था जब 180 सवाल आते थे, अब 40 मिनट बताते हैं बच्चे की सर 40 मिनट्स बायोलॉजी में, बायोलॉजी हो जाता है पूरा 40 मिनट्स के अंदर। दूसरी चीज है केमिस्ट्री बच्चों ने बताया सर 50 मिनट्स में पूरा सॉल्व हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा फिजिक्स के लिए उनके पास जो टाइम था वो था 95 to 100 मिनट्स फिजिक्स के लिए। 45 क्वेश्चन टाइम उन्होंने रखा हुआ है अपने पास, 1.5 घंटे से भी ज्यादा। तो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स के लिए हमें सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। अगर आप पहले 2 सेक्शन में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो और फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम कम है, तो फिर आपका और ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का हर क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बबल मार्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास टाइम ज्यादा होना चाहिए, और आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप रिलैक्स मोड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सही कर ले जाओगे। फिर हमारा पिछले कई सालों का एनालिसिस ये कहता है कि फिजिक्स में डर तो बहुत लगता है बच्चों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ इजी एंड मॉडरेट कैटेगरी। आपको अगर 45 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, मान लो कि इस समय 5 क्वेश्चंस की चॉइस है, सपोज फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो थंब रूल 10% का है, 5 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें टफ है नहीं। आप 5 बिल्कुल अलग कर दो कि इनको लास्ट में करोगे। अब आपकी स्मार्टनेस ये कि वो 5 क्वेश्चन आप लास्ट के लिए सेव क्यों है, मतलब आप उसे करते समय स्किप करते जाएं कि इसको लास्ट में करेंगे, ये आपकी स्मार्टनेस है। तो इजी और मॉडरेट कैटेगरी के 40 क्वेश्चंस होंगे, और इजी और मॉडरेट कैटेगरी के 40 क्वेश्चन में 40 into 4 160 मार्क्स आपके यहां पे आ जाएंगे। इजी क्वेश्चंस को 25 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट कैटेगरी, मीडियम 50 मिनट्स, और जो 5 क्वेश्चन टफ है उनके लिए आप 20 मिनट रखिए। अब इसमें से जितने सॉल्व हो जाएं आप आराम से करेंगे तो 5 भी सॉल्व हो जाते हैं। तो कम से कम इजी और मॉडरेट टफ क्वेश्चंस के चक्कर में गलत नहीं होने चाहिए। तो यहां पे फिजिक्स की ट्रिक ये है कि ये 5 क्वेश्चन हम पढ़ के आइडिया लगा लें कि कौन से 5 क्वेश्चन टफ है और उन्हें बाद के लिए सेव करें। So all the best for 17th July, and those of you who are seeing me for the first time, I am Abhishek Agnihotri
फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट एट अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर, कोटा।